प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब दोस्त अजय कुमार सिंह। आज हम आदिकाल के भाग 10 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो आपका हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक भी आप लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता या लेखक हैं चंद बरदाई, जो हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ये आप लोग देख लीजिए, चंद बरदाई, चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो। तो आइए पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो लिखा गया है, आइए हम उसको देखते हैं कि तो देखिए, पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर। तो यह देखिए, उनके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कमला, और उनकी माता जो है यह दिल्ली के राजा अनंगपाल की कन्या थी। उनके माता दिल्ली के राजा अनंगपाल की कन्या थी। आगे देखिए, अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया। यह देखिए, अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया। यह देखिए, और यह बात जयचंद को अच्छी न लगी। तो मित्रों, आइए थोड़ी सी कहानी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जो यह जयचंद को बात अच्छी न लगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी कहानी आप देखिए कि जो अनंगपाल थे, ये जो राजा अनंगपाल थे, तो अनंगपाल की दो पुत्री थी। एक का नाम था सुंदरी, ये देखिए, एक का नाम था सुंदरी और दूसरी का नाम था कमला। तो कमला के ही पुत्र पृथ्वीराज चौहान हुए। तो यह जो सुंदरी थी, अनंगपाल की पुत्री, इसका विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ। इसका विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ। यह देखिए, विजयपाल के साथ हुआ। तो इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था जयचंद, और जयचंद से ही राठौर वंश की उत्पत्ति हम मानते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग कहानी को समझ गए होंगे, और नहीं तो एक बार हम फिर से बता देते हैं, कहानी को थोड़ा फिर से एक बार देख लीजिए तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि जो राजा ये अनंगपाल थे, ये राजा अनंगपाल जो थे, तो इनकी दो पुत्री थी। एक का नाम सुंदरी और एक का नाम कमला। तो जो कमला से पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, और सुंदरी का विवाह जो कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ, तो उनसे उत्पन्न पुत्र हुए जयचंद। तो यही आप लोग देखेंगे कि जो नीचे हम लिखे हैं कि अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया। तो यह बात जयचंद को अच्छी न लगी। यह देख लीजिए, यह बात जयचंद को अच्छी न लगी। अब इसके आगे देखिए, एक दिन राजसूय यज्ञ किया गया। एक दिन राजसूय यज्ञ किया गया। सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य के लिए निमंत्रित किया गया, और यज्ञ के साथ ही साथ अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। और यह संयोगिता जो थी वो जयचंद की पुत्री थी। जयचंद की, जो अभी जयचंद बताए हैं, यह जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। तो संयोगिता का स्वयंवर रचा, और यज्ञ में
सब राजा आए, यह देखिए, और यज्ञ में सब राजा आए, पृथ्वीराज चौहान नहीं आए। यह देखिए, पृथ्वीराज चौहान नहीं आए। तो इस पर जयचंद ने चिढ़कर, यह देखिए, इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी, कि जैसे वो आए नहीं आए हैं तो उनकी एक मूर्ति ही बनवा दिए, वो सोने की एक मूर्ति बनवा दिए, जिससे उनकी उपस्थिति दर्ज रहे। तो संयोगिता जो थी जयचंद की पुत्री, यह देखिए, संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था। यह देखिए, संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था। अतः जयमाल लेकर संयोगिता रंगभूमि में आई, तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। और यह आपके पीजीटी, ये देखिए पीजीटी 2016 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। आपके पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, यह देख लीजिए, पीजीटी स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो इस पर जयचंद ने क्रुद्ध हो गए संयोगिता के ऊपर। तो यह देखिए, तो क्या करते हैं वो, कि इस पर जयचंद ने उसे निकाल कर गंगा के किनारे के महल में भेज दिया। तो उनका गंगा के किनारे एक महल था, उसमें संयोगिता को उन्होंने भेज दिया। और इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने आकर संयोगिता से गांधर्व विवाह किया और अंत में उसे हर ले गए। यह देखिए, और अंत में उसे हर ले गए। आगे देखिए, बाद में जयचंद की सेना में युद्ध हुआ। यह देखिए, बाद में जयचंद की सेना में युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान से। और इसके लिए अब इसकी यह कहानी यहीं पर अब समाप्त हो जाती है। हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए इतना पर्याप्त है। अब आगे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में माना है। और यह आपका क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है, टीजीटी में, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को कौन सा संवाद माना है। तो ऑप्शन में जैसे दे दिया सुख सुखी संवाद, भृंग भृंगी संवाद, और दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो यह आपके टीजीटी में पूछा गया सवाल है। और पृथ्वीराज रासो में दो प्रमुख रस हैं। यह देखिए, श्रृंगार रस, वीर रस। और वीर रस को आदिकाल का प्रमुख रस भी मानते हैं। यह देखिए, वीर रस को आदिकाल का प्रमुख रस भी मानते हैं। भाषा जो है इनकी ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल। और आप लोग डिंगल पिंगल भाषा को जानते होंगे, तो हम थोड़ा सा डिंगल पिंगल के बारे में चर्चा कर देते हैं यहीं पर, कि डिंगल पिंगल किस भाषा से बनी है। जैसे डिंगल है आपकी, ये देखिए डिंगल है, जैसे डिंगल, तो यह आपकी है राजस्थानी, राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, अपभ्रंश। तो राजस्थानी प्लस अपभ्रंश भाषा मिलकर डिंगल भाषा बनी है। और पिंगल देख लीजिए, पिंगल भाषा, ये देखिए पिंगल, पिंगल बनी है अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। ये देखिए अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। तो आप लोग डिंगल पिंगल जान गए। अब नीचे देखिए, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उनकी पुस्तक के अनुसार देखिए, इसकी भाषा के संबंध में विवाद रहा। वस्तुतः यह काव्य पिंगल शैली में लिखा गया,
जो ब्रज भाषा का वह रूप है, यह देखिए, जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। देखिए, जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। अब इसके आगे देखिए कि जो कयमासबद्ध है खंड है, कयमासबद्ध खंड है, यह पृथ्वीराज राठौर से संबंधित है। यह भी आपके टीजीटी में पूछा गया सवाल है। अब नोट देखिए, नोट, यह देखिए नोट, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय के कवि या लेखक हैं जयानक। तो इसमें देख लीजिए, यह ग्रंथ पृथ्वीराज की राज्यसभा के कश्मीरी कवि, ये देखिए कश्मीरी कवि जयानक, जयानक ने संस्कृत में लिखा। यह आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वीराज विजय किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में। यहाँ आप लोग देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जयानक ने संस्कृत भाषा में लिखा। पृथ्वीराज विजय, जयानक ने संस्कृत भाषा में लिखा। और किसके राज्यसभा के कवि थे, तो पृथ्वीराज के राज्यसभा के कवि थे। और कहाँ के थे, तो कश्मीरी कवि। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं।